Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic measurement of national income. Measurement of national income. नेशनल इनकम का मेजर कैसे करेंगे उसको, इस बात को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, तो कहते हैं कि नेशनल इनकम इज considered as the most comprehensive measure of performance of an economy। तो जो नेशनल इनकम है वो माना जाता है एज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है नेशनल इनकम। कहते हैं, एक बात ध्यान रखने की है, हाउएवर इट्स मेजरमेंट एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क। काफ़ी जटिल काम है, आसान नहीं है किसी भी देश की, नेशन की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, गणना करने के लिए। ठीक, तो नेशनल इनकम को जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 और हैं, कहते हैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड होते हैं किसी भी देश की नेशनल इनकम को मेज़र करने के। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड को ठीक से प्रॉपरली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब कुछ बातें हैं। कहता है व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है शुरू होता है, द फैक्टर इनकम आर पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर इनकम है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में, उसको हम पे करते हैं। ठीक है, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरमीडिएट, उसके बदले हम फैक्टर इनकम को हम पे करते हैं। ठीक है, इट मीन्स देयर इज एन इनकम फ्लो, आय का फ्लो बनता है, प्रवाह। ठीक है, कहता है करस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट फ्लो, और वो जो है आउटपुट फ्लो को बनाता है, क्योंकि हम जो सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, उसके बाद जो है फैक्ट्री से, उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से, इंस्टीट्यूशन से, संस्थान से आउटपुट फ्लो निकलता है। किसके रूप में? सामान या सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। ठीक, कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है स्पेंड देयर इनकम, वो अपनी इनकम को खर्च करते हैं परचेज करने पर, हाउस होल्ड जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, बाय मेकिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हुए वो अपनी कमाई हुई आमदनी को, इनकम को खर्च करते हैं। 10 इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम। जब प्रोडक्शन हुआ तो हाउस होल्ड के हाथ में इनकम आई। फिर क्या हुआ? इनकम रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर। अब हाथ में पैसा हमारे आया तो हमने एक्सपेंडिचर किया, वरना ना आता तो ना करते। उसके बाद विच इन टर्न, फिर क्या हुआ? जनरेट्स इनकम अगेन। फिर ये पैसा पहुंच गया प्रोडक्शन यूनिट के पास, और फिर वो इनकम जब वहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ, फिर माल बन के आया, फिर हमने खर्च किया। इस प्रकार से ये जो सर्किल है, गोला है, चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये चीजें रन करती हैं कि पहले जो है प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम, प्रोडक्शन से इनकम होती है, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर होता है, और फिर वो एक्सपेंडिचर जो है टर्न करके फिर जो है इनकम जनरेट करता है। तो इस प्रकार से ये चीजें यहां पर हैं। अब एक बात जो है नोट कर लें, उसके बाद जो फिर आगे वैल्यू एडेड मेथड को प्रॉपरली पढ़ते हैं। कहते हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल द 3 मेथड्स, जो सारे तीनों मेथड्स हैं, गिव द सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तीनों से हम सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम निकालते हैं, बिकॉज
दे आर यूज टू मेजर द सेम फिजिकल आउटपुट एट 3 डिफरेंट स्टेजेस या 3 डिफरेंट फेजेस, सॉरी, तीनों फेजेस में अलग अलग सेम आउटपुट से काम करते हैं। जहां तक भारत की बात है, इंडिया की बात है, यहां पर CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, वो जो है हमारे यहां नेशनल इनकम को मेजर करती है। ठीक है, अब हम आते हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। 3 में से एक मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहता है? वैल्यू एडेड मेथड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म, मतलब कि जो कच्चे माल में जो वैल्यू ऐड करके जो उसका वैल्यू बढ़ाते हैं और यूजेबल कंज्यूमेबल बनाते हैं, उससे वैल्यू। सपोज लकड़ी काटी गई पेड़ से, लकड़ी को काट के पटरा और पटरा से फिर मेज बना दी गई, तो जो लकड़ी थी उसमें अपनी एलिजिबिलिटी से, एबिलिटी से हमने उसको मेज बना दिया, टेबल बना दिया। तो हमने उस पटरे, उस लकड़ी में, उस लकड़ी को माना सपोज लकड़ी 100 रुपए की थी, हमने उसमें 400 रुपये लेबर खर्च करके कारपेंटर का हमने उसको मेज बना दिया, टेबल बना दिया। तो ये वैल्यू एडिशन हुआ 100 पर 400 का। ठीक, कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इससे जो है करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। सीधी सी बात है, जब चीज़ें बनेंगी, चाहे वो सामान हो चाहे सेवा हो, उससे फ्लो बनेगा और वो सोसाइटी में, समाज में, हम लोगों के बीच में, देश में, नेशन में रन करेगा और इस प्रकार से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होगी और उसके माध्यम से जो है नेशनल इनकम जनरेट होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, कहते हैं इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब कि हमने कहा ना 100 रुपए की लकड़ी खरीद के हमने मेज बना दी 500 रुपए की, तो 100 रुपए की लकड़ी में जो 400 रुपये और ऐड किया, बेचने लायक बनाया मेज, तो वो 400 का वैल्यू एडिशन है। तो कहते हैं वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दूसरा एग्जांपल, हमने 1 किलो आटा लिया 30 रुपए का और उससे जो है हमने 20 रोटी बना दी, 3-3 रुपए की एक रोटी बिक रही है मान लो। तो 30 रुपए का आटा लिया और हमने 20 रोटियां बना दी उस 1 किलो आटे से, तो 30 रुपए का आटा हुआ और 20 रोटियां बनी 3-3 रुपए की, मतलब 60 रुपए। तो हमने उस आटे में, उस फ्लोर में हमने 60 माइनस 30 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आता है। अब हम समझ लें इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। कहता है यूज ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी सामान फिनिश्ड गुड्स, मेज में लकड़ी, रोटी में आटा बनाने के लिए यूज होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कहते हैं एंड एक्सपेंडिचर ऑन देम एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उस पर जो खर्चा होता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स whose value is merged with the value of final goods। सारे इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती, शामिल होती है। ठीक है, कहते हैं हाउएवर एनी मशीनरी परचेज फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, सपोज ब्रेड या टेबल, ठीक है, इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स एज इट्स वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि उस मशीन की वैल्यू जो है उस गुड्स में, प्रोडक्ट में शामिल नहीं होगी। हाँ, मशीन पे जो डिप्रिशिएशन आएगा, मेंटेनेंस आएगा, वो शामिल होगा, पर मशीन की वैल्यू शामिल नहीं होगी। अब कहते हैं कि एक बात, 2-3 बातें और है, फिर बोल के आगे बढ़ें।
एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अगर एक्सपोर्ट्स सवाल में दिया गया अलग से तो उसको नहीं जोड़ेंगे। कब? कहते हैं इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू दी गई है, देन इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तब इंपोर्ट जो है उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे सेपरेटली, एज इंपोर्ट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। किंतु डोमेस्टिक परचेज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड। अगर उस सवाल में डोमेस्टिक परचेज शब्द इस्तेमाल किया गया, वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मतलब आपने एक डोमेस्टिक खरीदा होगा, एक बाहर से खरीदा होगा, इंपोर्ट किया होगा, तब कैटेगराइज हो गया, क्योंकि उसका जो करेक्टर है डोमेस्टिक परचेज का वो अलग और जो बाहर से मंगाया उसका अलग हो जाएगा। उस कंडीशन में इंपोर्ट्स विल बी एडेड। तो जब शब्द आएगा, टर्म आएगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हम इंपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे, कि जब डोमेस्टिक परचेज टर्म आएगी तब हम इंपोर्ट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, करेंगे। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट के बारे में है, बेचने के सेंस में आते हैं। एक्सपोर्ट्स आर आल्सो नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ सेल्स आर गिवन। अगर सेल्स दे दिया पूरी आपने तो उसमें एक्सपोर्ट शामिल है, तब हम ऐड नहीं। किंतु कहते हैं एंड डोमेस्टिक सेल्स अगर मेंशन है तो फिर तो हम ले लेंगे एक्सपोर्ट को, किंतु सेल्स है तब हम सेल्स टर्म होने पर हम एक्सपोर्ट को उसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म है कि उसमें जो है सेल्स शामिल है। किंतु जब डोमेस्टिक सेल की बात आएगी तो मतलब आपने डोमेस्टिक भी बेचा है और बाहर भी भेजा है, तो उस कंडीशन में वहां पे एक्सपोर्ट को हम शामिल करते हैं। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, ये हो गया। अब आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका जो मार्केट प्राइस है उसे हम वैल्यू ऑफ मार्केट या वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कहेंगे। अब आता है हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट के वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। नंबर 1 कहते हैं व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड। जब आपने जितना बनाया उतना बिक गया तब तो सेल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई, क्योंकि सारा बिक गया। किंतु जब व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, उसमें से कुछ बच गया, कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, देन द अनसोल्ड स्टॉक इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ सेल्स। अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक इज द एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग था आपका और जो क्लोजिंग है, माना ओपनिंग 50 था, क्लोजिंग 60 है, तो जो 10 रुपए ओवर आ गया, ये 10 रुपए जो है आपका जो है आएगा, मानेंगे इसको। और इसको जो क्या कहेंगे, इसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इस टर्म्ड एज चेंज इन स्टॉक। 50 शुरू में था ओपनिंग स्टॉक, 60 आपका क्लोजिंग हो गया, तो 10 रुपए आपका ओवर कर गया, मतलब 10 रुपए इस साल का जो है, तो इसे चेंज इन स्टॉक कहेंगे। इसको हम वहां पे ऐड करते हैं, तो कहते हैं वेयर चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक और तरीका है कैलकुलेट करने का आपको आउटपुट का, कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट और कितना दाम है। माना कि आपने 1 लाख पेन बनाई, 5 रुपए की एक पेन है, तो 1 लाख इंटू 5 मतलब 5 लाख, और प्लस चेंज इन स्टॉक। सपोज आपका 10 लाख माल पड़ा हुआ है तो 10 लाख का जो वैल्यू जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक ये भी तरीका है। अब यहां पे हम बता दें आपको कि हमारे जो सारी इकोनॉमीज में, इसीलिए हमारी बात करें कि इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। तो ये होते हैं, इन तीनों के जो वैल्यू जो इनका जो होता है प्रोडक्शन होता है उसको ऐड करते हैं, तब नेशनल पहुंचते हैं। तो प्राइमरी में क्या शामिल है? कहता है इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम बनाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, लैंड, वाटर, सब सोयल असेट्स वगैरह वगैरह। जैसे फार्मिंग है,
फिशिंग है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, एक्सेट्रा। ठीक है, कहते हैं इट इज प्राइमरी। क्यों? क्योंकि एज इट इज द सोर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग आता है करके, हाँ, जहां पे फाइनल गुड्स के रूप में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है आती है, संस्थान आते हैं। फिर टर्टरी क्या आता है? इसमें क्या आता है? इसमें जो प्रोड्यूसिंग सर्विसेज है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब शामिल है। तो 3 जो है सेक्टर ये बने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। इन तीनों का जब प्रोडक्शन होगा उसका मार्केट प्राइस ऐड करेंगे, हम उसके हिसाब से चीज़ें निकालेंगे नेशनल इनकम के बारे में। अब हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से हमें निकालने के लिए। तो नंबर फर्स्ट जो है स्टेप है, कहता है पहले जो है, सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, तीनों का GVA ऐड कर लो, GVA MP मार्केट प्राइस पर, तीनों का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्टरी का। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP पे पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसमें जो तीनों का GAV है उसको हम ऐड कर देंगे, तो GAV MP तीनों का इक्वल टू GDP MP आपका आ गया। अब फिर उसमें क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें से क्या करेंगे कि हम जो है घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या चीज? डिप्रीशिएशन और NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। किसमें से? GDP MP में से। GDP MP में से डिप्रीशिएशन और NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम, जिसे कहते हैं NDP-FC। और चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप यह है कि हम चौथे स्टेप में एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो NFI है उसको जो है NDP-FC में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगी नेशनल इनकम, जिसे कहते हैं NNP-FC कहते हैं। अब इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, ये आ गया है, चार्ट बना हुआ है। वैल्यू एडेड मेथड हेडिंग पड़ी हुई है, उसमें जो पहला खाना बना हुआ है GVA MP ऑफ प्राइमरी, और फिर GVMP ऑफ सेकेंडरी, और फिर प्लस GVMP ऑफ टर्टरी। उसके नीचे लाइन करके आए, क्या पहुंचे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP पहुंचे। उसमें से हमने क्या किया? डिप्रीशिएशन और NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, तो हम पहुंच गए डोमेस्टिक इनकम NDP-FC में, और उसमें हमने NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया, तो हम पहुंच गए नेशनल इनकम NNP-FC। इस प्रकार से ये चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रोसेस क्लियर है, 4 स्टेप्स हमने जो बताया आपको। इस प्रकार से जो है हम जो है वैल्यू एडेड मेथड में इस प्रकार से चीज़ों को हम निकालते हैं। अब कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, कुछ प्रिकॉशन लेना है आपको इस मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। क्या प्रिकॉशन है? नंबर 1 कहता है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स में उसका जो वैल्यू है और वो चीज शामिल हो चुकी है, तो इसलिए जो है इंटरमीडिएट गुड्स में जो है गुड्स को जो है अलग से शामिल करेंगे तो डबल 2 बार आ जाएगा, उधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा आपने। दूसरा क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन नॉट इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड किसी असेट्स की, किसी मशीनरी की सेल परचेज है, उसको इसमें शामिल नहीं करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जिस साल बनी थी उस साल बिक चुकी है। कहते हैं बिकॉज दे वेर इंक्लूडेड इन द ईयर इन विच दे वेर प्रोड्यूस्ड एंड डू नॉट एड टू करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किंतु एक बात ध्यान रखनी है, इस पर जो कमीशन होगा
इसको बेचने खरीदने के संबंध में। ब्रोकरेज होगा, उसको हम जोड़ लें। क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड की गई है एडिशनल, अलग से, जो न्यू है, वो सर्विस न्यू है, ब्रोकरेज या कमीशन जो उसने बिकवाया मालूम, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। अब तीसरा प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, कहता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, हाउसवाइफ घर में घर मेंटेन करती हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे शामिल नहीं करें, क्योंकि ये सर्विसेज ना मार्केट में जाती हैं, ना मार्केट में इनका वैल्यूएशन होता है। किंतु अगर ये सर्विसेज, चाहे वो सर्विस हाउसमेट की आप लीजिए, चाहे ट्यूटर की लीजिए, हाँ, और आप चाहे ड्राइवर्स की लीजिए, तब वो सर्विसेज जो है उनको हम ऐड करें। खुद गाड़ी चला रहे हैं तो ऐड नहीं करेंगे, खुद खाना बना रहे हैं ऐड नहीं करेंगे, खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐड नहीं करेंगे, किंतु जब हम सर्विस लेंगे दूसरे से तब उसको हम इसमें शामिल करते हैं नेशनल इनकम में। चौथा जो प्रिकॉशन लेना है आपको, फोर्थ नंबर प्रिकॉशन, कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। जो खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे किसान है, फार्मर्स हैं, वो 100 बोरा गेहूं माना उगाया, तो 10 बोरा गेहूं अपने साल भर के खाने के लिए रख लिया, तो उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि उनका वैल्यूएशन होता है, ठीक, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कहते हैं कि बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द करेंट आउटफ्लो, देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड आर इम्प्यूटेड एज दे आर सोल्ड नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे लेंगे। फिर कहता है पांचवा प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, 4 हो गया, पांचवा कहता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। मतलब कि जो आदमी अपने मकान में रह रहा है, उसकी जो रेंट जो बनता है उस लोकेलिटी में, उस एरिया में, उस सोसाइटी में, उसका जो बनता है नॉर्मल, उसको हम मानेंगे कि वो उसका जो है उसने उतना जो है किया है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कहते हैं कि पीपुल हु लिव इन देयर ओन हाउसेज डू नॉट पे एनी रेंट बट दे एंजॉय हाउसिंग सर्विसेज similar to those people who stay in rented houses. Therefore, value of such housing services is estimated according to the market rent of similar accommodation and society. Such an estimated rent is known as imputed rent. इसे कहते हैं imputed rent कहते हैं। तो पांचवा प्रिकॉशन आपको यहाँ पे लेना है। 6 लास्ट प्रिकॉशन क्या है, कहते हैं चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, इसे इन्वेंट्री कहते हैं, विल बी इंक्लूडेड। वही हमने बताया ना आपसे कि 50 ओपनिंग था, 60 क्लोजिंग हुआ, 10 बढ़ गया, तो इसको हम जो है यहाँ पे ऐड कर कहते हैं द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि अगले साल के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, माल बना हुआ मिल जाएगा आपको करके, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के तहत आता है। इसलिए जो चेंज इन स्टॉक है, इन्वेंट्री 50 किलो ओपनिंग में था, 60 किलो क्लोजिंग में था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 50, 60 माइनस 50, 10 kg बढ़ा, इसका ये इन्वेंट्री बना, ये इन्वेंट्री जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। तो इस प्रकार से है। अब आता है इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आएगी अगर 2 बार आपने काउंट किया। कहते हैं डबल काउंटिंग रिफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, while passing through various stage of production, जब आप अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से गुजरते हो तो उस वक्त जो डबल इट इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। तो इसलिए फाइनल गुड्स और सर्विस की का ही वैल्यू जो आप ऐड कीजिए। कहते हैं ए कमोडिटी पासेस थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कहते हैं बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज, व्हेन वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज टेकन at each stage it is likely include the cost of inputs more than once। तो हम बार बार जोड़ेंगे उसको, वहां हमने अलग से आटे का रेट भी जोड़ा, लकड़ी का भी रेट जोड़ा और फिर 500 फिर जोड़ दिया। या ब्रेड बन रही सपोज, तो ब्रेड में हमने पहले जहां से गेहूं बना, फिर आटा बना, फिर ब्रेड बनी, हमने तीनों को जोड़ा, फिर फाइनल में फिर जोड़ दिया, तो 2 डबल काउंटिंग हो गई करके। तो इस जैसे एग्जाम्पल इसमें जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल जो लिया आता है इसका, फार्मर, मिलर और ब्रेकर का।
है ना, बेकर का, सॉरी। तो क्या कहेंगे, जैसे कि फार्मर ने 1000 रुपये का गेहूं प्रोडक्शन किया, मान लेते उसकी कॉस्ट 0 थी, तो उसने 1000 का वैल्यू एडिशन किया। अब मिलर ने क्या किया, उस गेहूं से पीस कर उसको जो है उसको फ्लोर बना दिया, तो उसकी वैल्यू 2000 हो गई। तो पहली के 1000 और 2000 दूसरे के, इसको माइनस करें डिफरेंस, तो 1000 का वैल्यू एडिशन हुआ इसमें। फिर तीसरा, उस फ्लोर से, उस गेहूं से आटा जो बना, मैदा बना, उससे क्या बना, ब्रेड बन गई। ब्रेड सपोज हो गई 4000 रुपए की, तो 4000 माइनस 2000 रुपए, तो 2000 का वैल्यू एडिशन वहां पे होता है। इस प्रकार से चीजें जो है, इनको अगर आप डबल बार बार जोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एक लास्ट जो चीज है कि हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, कैसे डबल काउंटिंग से हम बचें कि कोई भी चीज 2 बार काउंट ना हो और वो गलत नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाए, सामने आ जाए। उससे बचने का तरीका ये है कि फाइनल आउटपुट मेथड, मतलब कि सिर्फ फाइनल गुड्स को जो है आप ऐड कीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, तब आप सही नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, कहते हैं इसके अनुसार कहते हैं कि सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड एट ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट्स शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। मतलब कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, 100 का गेहूं, 200 का 2000, 1000 का गेहूं, 2000 का आटा, 1000 वैल्यू एडिशन हुआ, फिर 2000 का आटा या मैदा, उससे 4000 की ब्रेड, 2000 एडिशन हुआ। तो इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे जो वैल्यू एडिशन हुआ 2 + 1 का, वो मेथड अपनाएं। या तो हम सिर्फ फाइनल मेथड, मतलब कि वही 4000 रुपये जोड़ लें, ना हम गेहूं का अलग से जोड़ लें, ना हम मैदे का अलग से जोड़ लें गेहूं। ठीक है, इस प्रकार से हम वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। शायद कुछ समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। नेक्स्ट इसका जो है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।